हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक अलग तरह की फिल्म वन मिस्ड कॉल एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हॉलीवुड मूवी से कुछ अलग करूं, इसलिए इस बार की फिल्म एक जापानीज सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो एक जापानीज नॉवेल पर आधारित है और इसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग है और काफी लोगों को अपने इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए ये पसंद आई। मूवी के डायरेक्टर तकाशी माइकी, जिन्होंने एज डायरेक्टर काफी नाम कमाया अपने ऑडिशन, विजिटर और इची द किलर के डायरेक्शन के लिए। मूवी की ओरिजिनल स्टोरी तब लिखी गई थी जब मोबाइल इंडस्ट्री में बड़ी ब्रेक थ्रू मिली थी। उस समय जापान में सभी के पास फोन हुआ करते थे। स्टोरी का मेन इरादा था लोगों को फोन की आदतों से डराने का। इस मूवी की हॉलीवुड में रीमेक भी की गई पर वो फ्लॉप रही। मूवी में लीडिंग रोल निभाया है को शिबास्की एज यूमी नाकामुरा, एना नेगाटा एज योको ओकुजाकी, काजुई फुकीशी एज नात्सुमी कोनिशी और रेंजी इशिबाशी एज डिटेक्टिव यूसाको मोटोमिया। यूमी का बचपन बहुत बुरा गुजरा था क्योंकि उसके बचपन में उसे अपने मॉम से बहुत टॉर्चर सहने पड़े। सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने मॉम से बचाती थी, पर एक दिन उसने उसे ही मार दिया। अपने ग्रैंड मदर की लाश पीप होल से देखने के बाद तब से उसे पीप होल से झांकने से डर लगने लगता है और इसीलिए वो सेमी सी रहने लगती है। फिर एक दिन मॉम के टॉर्चर से तंग आकर वो बिना बताए घर से भाग गई और अब एक इंडिपेंडेंट वो अपने दोस्तों के साथ साइकोलॉजी स्टडी करती है, जहाँ खास करके उसे चाइल्ड साइकोलॉजी पर इंटरेस्ट होता है। यूमी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में समय बिता रही होती, तभी उनमें से एक अपने दोस्त की एक डरावनी घटना बताता है कि जिस घर में उसका दोस्त किराए पर रहता है उसका पिछला किराएदार ने आत्महत्या कर ली और उसके कुछ दिन बाद उसके दोस्त को अपने कंधे पर किसी डरावनी महिला का हाथ महसूस हुआ, पर पलटने पर कोई भी नहीं मिला। यूमी उसके कहानी को बहुत ध्यान से सुन रही होती कि उसे भी अपने कंधों पर डरावना सा हाथ महसूस होता है, पर पलटने पर उसे भी कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी करीबी दोस्त योको उन्हें डिनर पर ज्वाइन करती है, जो कुछ देर पहले अपने दोस्त रीना के फ्यूनरल अटेंड करके आई होती है। योको फिर यूमी के साथ वॉशरूम जाती है चेंज होने के लिए और तभी योको का फोन रिंग होने लगता है। उसे हैरानी होता है कि उसका फोन रिंग कर रहा है क्योंकि जो रिंगटोन रिंग कर रही है वो उसके फोन में कभी थी ही नहीं। और एक और हैरानी की बात यह है कि वो कॉल उसी के नंबर से होता है, यानी कि उसी को उससे फोन आया होता है। इतना कम नहीं था कि उसे चेक करने पर एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसे रिकॉर्ड 18 तारीख और समय रात के 11 बजे की होती है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि आज खुद 16 तारीख है। कोई भविष्य से कैसे कॉल करेगा। फिर वॉइस मैसेज को सुनने पर वो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसी की जैसे सुनाई देती है। और फिर मैसेज के आखिरी में एक जोरदार चीख सुनाई पड़ती है। जाहिर तौर पर ये सुनकर दोनों बिल्कुल भी डर जाते हैं, पर फिर भविष्य से कॉल और वो भी खुद से खुद के नंबर पर कैसे मुमकिन है। इसलिए योको उसे कोई मजाक समझकर इग्नोर कर देती है, पर इस बात से अनजान की कोई उन्हें सीक्रेटली देख रहा होता है, जिसका खुलासा मूवी में आगे होगा। डिनर ज्वाइन करने पर उनका फ्रेंड केंजी एक पार्टी करने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो अपना नंबर सभी से शेयर करता है। और फिर मूवी एक मुर्दा घर की तरफ मुड़ जाती है, जहां डिटेक्टिव यूसाकू रीना की लाश की जांच कर रहा होता है और उसे लाश के जबान में कुछ महसूस सा होता है, पर इससे पहले कि वो उसकी पूरी जांच करे एक पुलिस उसे टोक देता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब 2 दिन बीत चुके होते और यूमी को अपने दोस्त योको के लिए चिंता होती है क्योंकि वो रहस्य में रिकॉर्डेड मैसेज जिस समय भेजा गया था वो समय होने को सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं। फिर यूमी को योको का कॉल आता है पार्टी के शॉपिंग के लिए इनवाइट करने के लिए, पर यूमी योको को सावधान रहने की रिक्वेस्ट करती रहती है, पर अनजान कारण से योको को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। और फिर अचानक और डरावने तरीके से योको के बगल में लगे जाली के दीवार अपने आप कटने लगते हैं और फिर उसी मैसेज की तरह बारिश होने लगती है और योको की जबान पे बिल्कुल वही शब्द निकलते जो उस मैसेज में रिकॉर्डेड थे। अब योको को अजीब तरीके की डरावनी आवाज अपने पीछे से सुनाई पड़ती है और जैसे ही वही एग्जैक्ट समय होता है, योको के पलटने पर कोई सुपरनैचुरल शक्ति उसे घसीटते हुए ब्रिज से नीचे फेंक देती है। अगले सीन में योको का कटा हुआ हाथ दिखाया है जो रहस्यमय तरीके से किसी नंबर को डायल करते दिखाया है, पर यह कैसे मुमकिन है और क्यों हो रहा है वो हमें आगे समझेगा। योको के फ्यूनरल के दौरान उसके फ्रेंड्स यूमी को बताते हैं कि ये डेथ मैसेजिंग कॉल के वजह से हुआ है, क्योंकि योको की तरह योको के फ्रेंड रीना, जिसके फ्यूनरल में योको कुछ दिन पहले गई थी और जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से डूबने से हुई थी, उसे भी मरने से 2 दिन पहले कुछ ऐसा ही कॉल आया था। ये फोन कॉल्स एक भटकती आत्मा कर रही है जिसकी आत्मा को किसी कारण से शांति नहीं मिली। वो अपने शिकार को मारने के बाद अपने मरे शिकार के फोन से दूसरे शिकार की खोज करती है और इस तरह ये हत्या का सर्कल चलता रहता है। रोनी के फोन में योको का नंबर था, इसलिए वो शिकार बनी और अब जिसका भी नंबर योको के फोन में था
वो अगला शिकार बनेगा, जो सच साबित निकलता है क्योंकि केंजी को भी वैसा ही मैसेज ठीक योको के मरने के बाद मिलता है, क्योंकि योको ने केंजी का नंबर डिनर के दौरान सेव कर लिया था। केंजी बहुत डरा हुआ होता है और 2 दिन बाद यूमी को इसके बारे में बताता है। उसके मैसेज के अनुसार उसकी मौत कुछ ही मिनट्स में होने वाली होती है, पर फिर खुद को बहलाने के लिए इसे एक गंदा मजाक समझने लगता है, यूमी के लाख समझाने के बावजूद। पर वो समझने को तैयार नहीं होता और गुस्से में लिफ्ट की तरफ निकल पड़ता है। पर जैसे ही वो अपने एक दूसरे दोस्त के कॉलेज के प्रेजेंटेशन के स्टेटस के सवाल पर रिस्पॉन्ड करता है, उसके भी जबान से ठीक बिल्कुल वही शब्द निकलता है जो मैसेज में था, और ये समझने पर उसके होश उड़ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद एग्जैक्ट समय होते ही उसके बगल की लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलने पर वो लिफ्ट की तरफ देखते हुए सम्मोहित सा हो जाता है, और फिर कोई भूतिया साया उसके पैर जकड़कर उसे घसीटते हुए लिफ्ट के नीचे फेंक देती है। यूमी इस पूरे सदमे में वहीं फ्रीज हो जाती है, पर उसी समय उसे उस आत्मा की कुछ अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। वहीं केंजी के जबान से कुछ कैंडी की तरह सा निकलता है, और फिर वो आत्मा केंजी के भी फोन से कोई नंबर डायल करती है। यूमी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसी सुपरनैचुरल बचकाने पर यकीन नहीं करते। उनके हिसाब से दोनों भी एक सुसाइड का केस है। अब यूमी और उसकी फ्रेंड नात्सुमी को अपने लिए चिंता होने लगती है, क्योंकि केंजी के पास उनका फोन नंबर था। अब हर बार जब भी फोन रिंग करता है उनकी जान से निकल जाती है, इसलिए यूमी दोनों का फोन ऑफ करके रख देती है। फिर उसी रात रहस्यमय तरीके से नात्सुमी का स्विच ऑफ फोन रिंग करने लगता है, और ये वही रिंगटोन होता है जो योको के समय रिंग हुआ था। इस बार के मैसेज में नात्सुमी को एक वीडियो क्लिप मिलती है, जिसमें नात्सुमी के पीछे वही आत्मा रेंगते हुए दिखती है। नात्सुमी अब पूरी तरह से डर में जीने लगती है। इससे पहले कि वो आत्मा उसके बाद उसके फोन से दूसरा शिकार चुने, वो अपना फोन डिस्पोज करवा देती है। वहीं ये डेथ मैसेजिंग कॉल पब्लिक में काफी फैल चुकी होती है, और अगली बारी नात्सुमी की है ये टीवी न्यूज रिपोर्टर वालों को पता चल जाता है। इसीलिए एक टीवी रिपोर्टर उसे एक लाइव शो के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद कर सकता है एक्सोर्सिज्म से, पर इसके लिए उसे ये लाइव टीवी शो पर करना पड़ेगा। तभी नात्सुमी का फोन डिस्पोज होने के बावजूद उसी रिपोर्टर के फोन से नात्सुमी के लिए फिर से वही मैसेज आता है। वो आत्मा ये साबित करने की कोशिश करती कि वो दूसरों के फोन से भी उस तक पहुंच सकती है। न्यूज रिपोर्टर खुद भी अपने फोन में ये देखकर हैरान हो जाता है, पर उसे सिर्फ अपनी स्टोरी की पड़ी होती है, और वो नात्सुमी को किसी तरह कन्विंस कर लेता है। वहीं यूमी की मुलाकात उसी डिटेक्टिव यूसाकू से होती है, जो उसे बताता है कि वो इन हत्या के पीछे के कारण का पता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले उसकी बहन इसका पहला शिकार बनी थी। उसके जांच के अनुसार हर शिकार के मरने के बाद रहस्यमय तरीके से उनके फोन से एक कॉमन नंबर पर कॉल किया गया है। दोनों फिर उसी नंबर को ट्रेस करते हुए एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो उन्हीं का नंबर होता है, पर वो उनके दूसरे ब्रांच का नंबर था, जहां से वो 5 महीने पहले से ही मूव हो गए हैं, और वो बिल्डिंग अभी अबैंडन्ड है। यहाँ से कोई मदद ना मिलने पर दोनों हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं। उसी समय यूमी को ठीक उसी तरह की आवाज सुनाई पड़ती है जैसे उसे केंजी के समय सुनाई पड़ी थी। वो आवाज किसी अस्थमा के डिवाइस की तरह होती है। तब उन्हें लगता है कि शायद से वो आत्मा का अस्थमा से कोई संबंध है, इसीलिए अस्थमा से पीड़ित हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं, और तभी उन्हें एक 10 साल की बच्ची मिमिको का रिकॉर्ड मिलता है, जो अस्थमा के अटैक के कारण 7 महीने पहले गुजर गई थी। और वहीं यूसाका को अपने सिस्टर के कॉन्टैक्ट्स में मिमिको के मॉम मैरी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलता है, यानी कि उसके सिस्टर और इस बच्ची के फैमिली से कोई तो संबंध है। उनके मॉम के बारे में पता करने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी एक फादरलेस फैमिली थी, और मिमिको की गुजरने के बाद से मैरी गायब हो गई। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अनुसार मैरी अपनी दूसरी बेटी ननाको को 9 बार, और वो भी सिर्फ जुलाई के महीने में किसी न किसी ट्रीटमेंट के लिए इसी हॉस्पिटल लाई थी, वो भी हर बार अलग अलग परेशानी के लिए। आखिर इतने कम समय में इतनी ज्यादा बार उसे कैसे चोट लगती थी? फिर चिल्ड्रंस गाइडेंस ऑफिस विजिट करने पर यूसाको को समझता है कि मैरी चाइल्ड साइकोलॉजी गाइडेंस के लिए उसके साइकियाट्रिस्ट सिस्टर से मिला करती थी। ये सब जानने पर यूमी अपने चाइल्ड साइकोलॉजी के नॉलेज के अनुसार ये निष्कर्ष निकालती है कि शायद से मैरी को एक मेंटल साइकोलॉजिकल बीमारी थी, कॉल्ड मैंचुएजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, यानी कि ऐसी बीमारी जहां एक इंसान दूसरे हेल्दी इंसान को बार बार चोट पहुंचाकर खुद ही उसका देखभाल करता है, ताकि वो दूसरों के नजर में खुद के लिए अटेंशन, एक अच्छा इंसान
इंसान होने का सिंपैथी पा सके। ऐसा करने वाले खास करके बचपन में किसी बुरे समय से गुजरे होते हैं। उन्हें एक और चीज पता चलता है कि जब मिमिको को अस्थमा का अटैक आया था, उसकी मॉम मैरी ने उसे वहीं तड़पता छोड़ दिया, जबकि सबके अनुसार वो एक अच्छी बच्ची थी क्योंकि वो अपने सिस्टर नेनेको का बहुत ख्याल रखा करती थी। वो सारी जानकारी और वो वीडियो क्लिप दिखाने के बावजूद पुलिस उनकी मदद करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे हत्या के केस पर काम नहीं कर सकती जो अभी तक घटी ही नहीं हो। युसाको समझाने की कोशिश करता है कि उसके सिस्टर की हत्या से लेकर केंजी की हत्या में समानता है, क्योंकि सभी के जबान में किसी कारण से कैंडी मिली, पर फिर भी पुलिस अपने बिलीव पर अड़े रहते हैं। वहीं नात्सुमी का लाइव एक्सोर्सिज्म ठीक उसी समय पर होने वाला होता है जब उसकी मौत होनी है, जिसे दोनों रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर असफल रहते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड टीवी रिपोर्टर से वो लोग मिर्च मसाला डालकर नात्सुमी के सिचुएशन को एक लाइव डेथ का काउंटडाउन का मजाक बना देते हैं, पर जल्द ही उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही समय होता है वही रिंगटोन अनजान जगह से बजने लगता है, जिसे सुनते ही सभी तरफ डर के मारे अफरा तफरी मच जाती है। यूमी और युसाको उस आत्मा को सिर्फ कैमरा की मदद से देख पाते हैं, वहीं नात्सुमी को वो सीधे दिखाई देती है। जैसे ही वो आत्मा दीवार के पीछे से रेंगते हुए निकलती है, नात्सुमी ठीक केंजी की तरह वहीं फ्रीज हो जाती है, जैसे उस आत्मा ने उसे सम्मोहित किया हो, और वो उसे कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई है। और फिर देखते ही देखते वो आत्मा नात्सुमी के पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ देती है और अंत में उसके जबान में वही कैंडी निकल कर आती है। जैसे ही ये सब खत्म होता है, यूमी का फोन उसी रिंगटोन से रिंग होने लगता है। इसका मतलब अब उसकी बारी है। यूमी अब पूरी तरह से डर में रहने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि इसे रोका नहीं जा सकता। पर युसाको हार नहीं मानता, इसीलिए जांच के लिए यूमी को अपने साथ मैरी के घर ले जाता है। वहाँ उन्हें मैरी का कोई पता नहीं चलता, उन्हें सिर्फ उनकी फैमिली पिक्चर और एक एम्प्टी कैमकॉर्डर मिलता है। युसाको अपनी जांच जारी रखता है उसी ऑर्फनेज को विजिट करके, जहाँ मैरी की बेटी नेनेको एडमिटेड होती है। नेनेको सदमे के बाद से बात करना बंद कर देती है, पर युसाको को उसके पास एक गुड़िया मिलती है जो वही खौफनाक रिंगटोन प्ले करती है, जिसे सुनते ही युसाको एकदम से भय में चला जाता है। अब 2 दिन बीत चुके होते और यूमी किसी तरह हिम्मत करके उसी पुराने अबैंडन्ड हॉस्पिटल के बिल्डिंग में जाती है। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के अंदर बढ़ती है, वो आत्मा उसे हॉन्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो आत्मा उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने की कोशिश करती है, पर ऐन मौके पर युसाको आ जाता है। फाइनली हार मानकर दोनों भी बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो आत्मा उन्हें निकलने नहीं देती। आत्मा से बचने के लिए दोनों खुद को एक रूम में लॉक कर देते हैं, पर वो आत्मा वहाँ भी यूमी को डराने लगती है, उसी के फोन पर मैसेज करके कि वो कुछ ही देर की मेहमान है। हैरानी की बात ये होती है कि युसाको ने उसका फोन जानबूझकर तोड़कर पानी में फेंक दिया था, पर यहाँ वो बिल्कुल भी न्यू सा रूम में पड़ा मिलता है। तभी युसाको की नजर एक कोने में मैरी की जली हुई लाश पर पड़ती है, जिनके हाथ में उन्हीं का फोन होता है जिस पर यूमी का नंबर डायल्ड होता है। उसी फोन से अब भी यूमी को वो मैसेज आ रहा होता है, यानी कि वो आत्मा शुरुआत से इसी फोन से अपने शिकार को मैसेज कर रही थी। युसाको किसी तरह उनके फोन को डिस्कनेक्ट करता है, जिसके ठीक बाद यूमी के मरने के समय से 1 मिनट बीत जाने पर यूमी नहीं मरती। अब इस उम्मीद में कि शायद से उन्होंने इसे हमेशा के लिए रोक दिया, फिर तभी यूमी के नजदीक आने पर मैरी की लाश में जान आ जाती है और वो युसाको को रूम से बाहर ढकलकर यूमी को मारने बढ़ती है। घबराहट में यूमी को अब मैरी के शैतान के चेहरे में अपने मॉम का चेहरा नजर आने लगता है, जो शायद से उसे छोड़कर चले जाने के लिए उसे पनिश करने वाली है। वो उनसे इसके लिए माफी मांगने लगती है और अंत में उन्हें गले लगा लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब किसी तरह डोर को तोड़कर युसाको एंटर करता है, यूमी को मैरी के लाश के साथ पाता है, मानो यूमी के माफी से उनकी आत्मा को शांति मिल गई। पर मूवी का मेन क्लाइमैक्स अब भी बाकी है। यूमी घर लौट जाती है इस उम्मीद में कि सब खत्म हो गया, और वहीं युसाको को ऑर्फनेज से कॉल आता है, क्योंकि उन्हें नेनेको के बैग से वही मिसिंग कैसेट मिलता है, जिसे प्ले करने पर मूवी का मेन प्लॉट सामने आता है। नेनेको को चोट पहुंचाने वाली मैरी नहीं बल्कि मिमिको थी, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर मंचूरियन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी की बीमारी मिमिको को थी। वो अपनी सिस्टर को चोट पहुंचाने के बाद उसे कैंडी दिया करती थी ताकि वो इस लालच में मैरी को ना बताए, पर मैरी को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो सीक्रेटली एक कैमरा अपने घर में लगाती है। और जब मैरी मिमिको को रंगे हाथों पकड़ लेती है, तब डर के कारण मिमिको को अस्थमा का अटैक आ जाता है, पर मैरी गुस्से में उसे वहीं छोड़कर नेनेको को हॉस्पिटल ले जाती है और मिमिको थोड़ी देर बाद दम तोड़ देती है। यानी कि सभी की हत्या करने वाली मिमिको है, जिसका पहला शिकार उसकी मॉम बनती है।
वो अपने शिकार को इस तरह चोट पहुंचाती है जिससे वो पूरी तरह से ना मरे, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। यही कारण है कि वो अपने शिकार को मारने के बाद कि वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई है ऐसा कहती है। इसलिए जितने भी लोगों का वो हत्या करती है वो आखिर में दम हॉस्पिटल में तोड़ते हैं। यही कारण है कि हर शिकार के जबान में वो एक कैंडी छोड़ती है, ठीक उसी तरह जैसे वो नेनेको को कैंडी दिया करती थी। इससे यूसाको को अब एहसास होता है कि यूमी की जान अब भी खतरे में है, इसीलिए तुरंत उसके लिए घर निकलता है। वहीं यूमी के घर पर अजीब कारण से उसकी घड़ी उल्टे डायरेक्शन में तेजी से चलने लगती है और फिर उसे दरवाजे पर यूसाको की बार बार एक ही पुकार सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो घड़ी ठीक उसी कुछ समय पहले जा रुकती है जब यूमी की मौत होनी थी, घड़ी सीधे डायरेक्शन में चलने लगती है। यूमी किसी तरह अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हुए डोर के पीप होल से जैसे ही झांकती है, उसे बाहर मिमिको की आत्मा नजर आती है। वो डर के मारे अपने रूम में भागती है, पर मिमिको वहाँ भी आ जाती है और फिर यूमी के जुबान से भी वही शब्द निकलते जो उसे रिकॉर्डेड मैसेज में मिले थे। यूसाको के पहुंचने पर उसे यूमी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, पर जैसे ही वो घर में घुसता है, यूमी शांति से बैठी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूसाको खुशी में उसे गले लगा लेता है, पर फिर थोड़ी देर बाद यूमी उसे चाकू घुसा देती है और फिर यूसाको को मिरर में यूमी के भेस में मिमिको दिखाई देती है, यानी कि मिमिको ने यूमी को पोजेस कर लिया और फिर ये सीन यही खत्म हो जाती है। पर फिर अगले सीन में यूसाको अपने सपने में तड़पते मिमिको को इनहेलर देकर उसकी जान बचाता है और फिर अचानक से उसकी नींद हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ यूमी अपने पीछे चाकू लेकर खड़ी रहती है। फिर यूमी उसे वही कैंडी फीड करने के बाद यूमी के स्माइल से मूवी एंड हो जाती है। आई नो मूवी खत्म होने पर भी अब भी काफी सवाल अनआंसर्ड है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उन्हें क्लियर करने में। पहला सवाल तो अगर वो मैरी के फोन से अपने शिकार को मैसेज किया करती थी तो शिकार को वो मैसेज ऐसा क्यों नजर आता है जैसे वो उनके ही नंबर से थी। इसके बारे में मूवी में कोई लॉजिक नहीं समझाया है, हमें बस लॉजिकल सेंस को अलग करके ये समझना है कि भाई वो भूत है, वो कुछ भी कर सकती है। दूसरा कि आखिर यूमी को अपने मॉम का चेहरा मैरी के भूत में क्यों नजर आता है। वेल इसके बारे में भी मूवी में कुछ नहीं बताया, पर मेरे ख्याल से मैरी के भूत के अनुसार यूमी अच्छी बेटी नहीं रही क्योंकि उसने अपने अकेली माँ को बिना बताए छोड़ दिया। इसीलिए जैसे वो मिमिको को पनिश करती है उसे वहीं छोड़कर वो यूमिको को भी मारने बढ़ती है, पर उसके माफी मांगने पर वो उसे छोड़ देती है। तीसरा कि यसुको को वो ड्रीम क्यों आता है। मेरे ख्याल से एक भाई होने के नाते ऑल्दो मिमिको रिस्पॉन्सिबल थी नेनेको को चोट पहुंचाने के लिए, उसके साथ जो आखिर में हुआ उसके लिए उसे सिंपैथी सा महसूस होता है, इसलिए सपने में भी वो उसे बचाने के बारे में सोचता है, जो शायद से मिमिको अपने भूत या सुपरनेचुरल पावर से समझ जाती है। चौथा सवाल कि मूवी के एंडिंग का मीनिंग क्या था। वेल फिल्म ये समझाने की कोशिश करता है कि यूमी के भेस में मिमिको को उसका नया नेनेको मिल गया, जिसका वो ठीक उसी तरह टॉर्चर देकर देखभाल करने वाली है। मिमिको शुरुआत से एक नए नेनेको की तलाश में थी जो उसे फाइनली मिल गया। पर अगर आपके हिसाब से इनका कोई और मीनिंग निकलता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर मैं इस फिल्म को दूसरे जापानीज फेमस हॉरर मूवीज जैसे रिंग या ग्रज से कंपेयर करूं तो ये इतनी भी स्कैरी नहीं है। ये सिर्फ आपको मूवी में इसके सस्पेंस के लिए बनाई रखती है, पर फिर भी ये वन टाइम वॉच देखने लायक जरूर है। इस मूवी के और भी 2 पार्ट्स बने और अगर आप इसके आगे के सीक्वल के बारे में एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब भी मूवी से रिलेटेड कोई भी सवाल या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट और लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट और लाइक से ही मेरी वीडियो चल पाएगी और सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा ऐसे ही एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।